हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति के बारे में और समझेंगे कि यह पद्धति क्या है तथा इसके अंतर्गत ह्रास का लेखांकन कैसे किया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ह्रास निकालने की यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की स्थायी यानी कि नियत किस्त पद्धति है, वो एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी संपत्ति की जो मूल लागत होती है उसके एक निश्चित भाग को, ठीक है, उसके उस संपत्ति की मूल लागत के एक निश्चित भाग को इस प्रकार से प्रतिवर्ष अपलिखित किया जाता है जिससे कि जब उस संपत्ति का जो अनुमानित जीवन काल है वो जब समाप्त हो जाएगा तो उस टाइम पर वो जो संपत्ति है उसका जो मूल्य है या तो वो शून्य हो जाएगा या फिर जो भी उसका अवशिष्ट मूल्य निकाला गया होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, संपत्ति की जो मूल लागत होती है उसका एक निश्चित जो भाग होता है उसे प्रतिवर्ष ह्रास के रूप में अपलिखित किया जाता है, जिससे क्या होता है जब संपत्ति का जीवन काल जो है वो समाप्त हो जाएगा तो वो उसका वैल्यू जो है या तो वो ज़ीरो हो जाएगी या तो जो भी उसका अवशिष्ट मूल्य पहले हम लोगों ने तय किया होगा उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत जो एक निश्चित भाग यानी कि एक नियत भाग जो है वो प्रति वर्ष अपलिखित किया जाता है। जैसे कि अगर 10,000 हमने मान लिया, 10,000 ह्रास का निकाला है तो वही 10,000 रुपये हर साल अपलिखित किया जाएगा। तो ये क्या होगा, नियत भाग हो गया यानी कि एक निश्चित भाग हो गया। तो इस वजह से क्योंकि एक नियत भाग प्रतिवर्ष ह्रास के रूप में अपलिखित होता है इसलिए इसे नियत किस्त पद्धति भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको हम लोग मूल लागत पद्धति, सरल रेखा पद्धति, साधारण पद्धति या फिर निश्चित प्रभाग पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके विभिन्न नाम हैं जो कि जिससे कि इसको जाना जाता है। तो सिंपल सा इस पद्धति के अंदर अगर कहा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ह्रास की राशि या फिर ह्रास इज इक्वल टू क्या होगा, संपत्ति की मूल लागत का, संपत्ति की मूल लागत का निश्चित भाग या फिर नियत भाग। ठीक है, ये इस पद्धति के अंदर ह्रास की राशि की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये उठता है कि ये जो नियत भाग है, ये जो निश्चित भाग है, इसे हम लोग तय कैसे करेंगे कि कितना भाग जो है वो प्रतिवर्ष ह्रास के रूप में निकाला जाएगा। तो इसकी भी गणना जो है वो दो तरीक़ों से की जाती है, आइए उन्हें हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहला विधि है संपत्ति के अनुमानित जीवन काल के आधार पर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि दो कंडीशंस होती हैं, उनके आधार पर ह्रास की राशि की गणना होती है। तो जैसे अगर हमें क्वेश्चन में संपत्ति का अनुमानित जीवन काल बताया गया यानी कि बताया गया कि ये जो संपत्ति है वो 10 वर्ष तक चलेगी, 5 वर्ष तक चलेगी, अगर ऐसा कुछ बोला गया है और साथ में उसका अवशिष्ट मूल्य यानी कि ये भी बोला गया है कि जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त होगा तो उस कंडीशन, उस टाइम पर जो संपत्ति का मूल्य कितना होगा ये भी बताया गया है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो इस फॉर्मूले के आधार पे ह्रास की राशि की गणना करेंगे। जैसे क्या लिखा है कि वार्षिक ह्रास इज इक्वल टू संपत्ति की मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि संपत्ति जो है वो हमारी 10 लाख की है। ठीक है, 10 लाख की है, बोला है कि संपत्ति की मूल लागत तो 10 लाख की है, जो अवशिष्ट मूल्य है वो मान लीजिए 10,000, यानी कि लास्ट टाइम पे जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त होगा तो वो संपत्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये की बिकेगी। और संपत्ति का अनुमानित जीवन काल भी आप मान लीजिए कि 10 वर्ष का था, तो यहाँ पे अपॉन 10 हम लोग कर देंगे। अब इस कंडीशन में 10 लाख में से 10,000 करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 9,90,000 रुपये अपॉन 10 करेंगे। तो इस कंडीशन में जो आपका ह्रास की राशि की वो कितनी होगी, 99,000, ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा वो दिखा दी। मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट पे 1 लाख रुपए का जो है वो अवशिष्ट मूल्य बचेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का जो है वो अवशिष्ट मूल्य बचेगा। 10 लाख की संपत्ति है, 1 लाख रुपये अवशिष्ट मूल्य बचेगा। संपत्ति का अनुमानित जीवन काल जो है वो 10 वर्ष का है। उस कंडीशन में जो हमारी संपत्ति है वो लास्ट मोमेंट पे 9 लाख की रहेगी। 9 लाख को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी संपत्ति का जो ह्रास की राशि है कि वो आएगी 90,000 प्रति वर्ष। ठीक है, 90,000 रुपये जो है वो प्रतिवर्ष ह्रास की राशि आएगी। तो इस कंडीशन में
90,000 रुपये जो आपकी प्रतिवर्ष हरास की राशि आएगी। ये तो हो गया सिंपल सा इस मेथड से। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ये भी आपको ध्यान देना होगा कि कभी कभी अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया होता, जैसे कि बस आपको बोला कि संपत्ति की मूल लागत जो है वो 10 लाख रुपए है और जो हमारी संपत्ति है वो 10 वर्ष तक चलेगी। तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में 10 से डिवाइड करना है, यानी कि संपत्ति की मूल लागत को संपत्ति का हमारे जीवन काल से भाग देना है। वहाँ पे जब अगर आपको अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया तो आप अवशिष्ट मूल्य को 0 मान के चलेंगे। तो 10 लाख को जब 10 से भाग करेंगे तो आपका जो प्रतिवर्ष ह्रास की राशि है वो कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ क्या ध्यान देना है कि हम आपको बता चुके कि संपत्ति की मूल लागत में संपत्ति को क्रय करने का मूल्य, यानी कि आपने संपत्ति जितने में खरीदी है प्लस उसकी ढुलाई व्यय प्लस उसकी स्थापना व्यय, ये तीनों को जोड़ करके, अगर ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी हुई हैं तो इन तीनों को आप जोड़ करके संपत्ति की मूल लागत निकालेंगे। और अगर नहीं दी है, सिर्फ बोला है कि संपत्ति हमारी 10 लाख की थी तो बस आप 10 लाख रुपये दिखाएंगे। लेकिन अगर बोला है कि 10 लाख की संपत्ति थी, उसका स्थापना में 5,000 लगा, तो संपत्ति की मूल लागत कितनी हो गई, 10,05,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मूल लागत में आपको अगर उस टाइम के जो भी व्यय है उसको ऐड करना होगा, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है संपत्ति का स्थायी किस्त पद्धति के आधार पर ह्रास निकालने का। दूसरा क्या है कि एक निश्चित प्रतिशत की दर से, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अनुमानित जीवन काल नहीं दिया है या फिर अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बोला है कि जो संपत्ति है हमारी वो 10 लाख की है और इस पर प्रतिवर्ष 10% की दर से जो है वो ह्रास लगेगा। ठीक है, क्या बोला है कि संपत्ति जो है वो 10 लाख की है और इस पर प्रतिवर्ष 10% की दर से ह्रास लेगा। तो ह्रास की दर कितना है, 10% अपॉन 100। ठीक है, ह्रास की दर कितना है, 10 अपॉन 100। तो इस हिसाब से आपकी जो ह्रास की राशि क्या हो गई, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए। ठीक है, इस हिसाब से 1 लाख रुपए, यानी कि अब जब आप हर वर्ष जो ह्रास की राशि निकालेंगे, अप्लिखित करेंगे, वो कितनी अप्लिखित करेंगे, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में से किसी भी कंडीशन के आधार पे, जैसा भी हमारे क्वेश्चन में बोला होगा, हम लोग उस आधार पे क्या करेंगे, अपनी संपत्ति की प्रतिवर्ष की ह्रास की राशि निकालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या, जैसे कि ये तो हमने वार्षिक ह्रास की राशि निकाली, यानी कि पूरे 1 साल की। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो उसका वार्षिक जो ईयर है, जो एनुअल ईयर है वो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और हमने बीच में कोई संपत्ति खरीद ली जिसपे कि ह्रास लगता है। ठीक है, कोई भी ऐसी स्थायी संपत्ति खरीद ली जिसपे कि ह्रास लगता है। अब उस कंडीशन में हम लोग डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको, जैसे वर्ष के अगर मध्य में हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, वर्ष के मध्य में संपत्ति खरीदे हैं, वर्ष के मध्य में संपत्ति का क्रय किए हैं, उस कंडीशन में ह्रास की राशि जो है वो 2 तरीके से आपको कैलकुलेट हो सकती है। कैसे, अगर पहला ये है कि जो तिथि है, यानी कि जो भी डेट है, तिथि दी हो, ठीक है, तिथि दी हो, यानी कि किस डेट पे आपने उस मशीनरी को खरीदा, उस संपत्ति को खरीदा, ये चीज़ हमको बताई गई हो। और दूसरा क्या होता है कि जो तिथि है वो ना दी हो, यानी कि बताया ना गया हो कि वो मशीनरी कब खरीदी, जैसे कि बोल दिया गया हो कि वर्ष के मध्य में खरीदी गई है, ऐसा कुछ भी बोल दिया गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर तिथि दी है तो सिंपल सा, जिस भी तरीके से आप ह्रास की राशि निकाल रहे हैं उसमें आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है 90,000 रुपये, आपने इस तरीके से 90,000 रुपये ह्रास की राशि निकाली थी। अब ये जो मशीनरी है वो बोला गया है कि 1 अक्टूबर को खरीदी गई है। ठीक है, 1 अक्टूबर को खरीदी गई है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 31 मार्च। बुक में आपके क्वेश्चन में बोला होगा कि जो पुस्तकें हैं वो 31 मार्च को बंद होती है, या फिर पुस्तकें जो है वो 31 दिसंबर को बंद होती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, जिस भी दिन खरीदी गई है उस दिन से जिस दिन पुस्तक बंद हो रही है, जैसे हम मान रहे हैं कि 31 मार्च को जो है वो हमारी पुस्तकें बंद होती हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि 31 मार्च को बंद होंगी। तो आप ह्रास की राशि की गणना कितने दिनों की करेंगे, जिस दिन मशीनरी खरीदी गई है उस दिन से जिस दिन पुस्तकें बंद होंगी। जैसे 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा का पूरा कितना हो गया, 6 महीना। तो अगर मान लीजिए आपने ह्रास की राशि 90,000 निकाली थी, तो क्या करेंगे आप, बस उस 90,000 में, क्योंकि 6 महीने हैं तो बस 6 बटा महीने कितने होते टोटल, 12, तो 6/12 कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, अब आपकी ह्रास की राशि कितनी हो गई, 45,000। ठीक है,
बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की, ये 45,000 सिर्फ और सिर्फ उस साल की है, यानी कि पहले साल की, जिस साल आपने मशीनरी खरीदी, क्योंकि उस साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ह्रास लग रहा है। लेकिन अगले साल से ह्रास की राशि कितनी होगी, वो होगी 90,000, क्योंकि अगले साल से तो पूरे साल की ह्रास की राशि निकालेंगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर तिथि दी है तो जिस भी तिथि से है आप उस तिथि का अब उस हिसाब से निकालेंगे। अगर यही मान लीजिए 15 अक्टूबर देता, तब क्या होगा, तब ये हो गया आपका 1 महीने के बीच में, यानी कि अक्टूबर का आधा महीना प्लस ये 5 महीना, तो आप 5.5 महीने का निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी डेट दी होगी उस आधार पे हम लोग को ह्रास की राशि पहले वर्ष निकालनी होगी, फिर अगले साल से तो पूरी की पूरी सालाना राशि ही निकलेगी। वही अगर 90,000 की जगह यहाँ वाला 1,00,000 रुपये अगर रहता, तो इस 1,00,000 को भी आप 6/12 से डिवाइड करते और ये आपका आ जाता। दूसरी चीज़, अगर हमें ये ना बताया हो कि आप संपत्ति कब खरीदेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बोला है कि वर्ष के मध्य में संपत्ति का जो है वो क्रय हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्ष के मध्य बोल रहा है, मध्य मतलब हाफ ऑफ द ईयर। एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो मध्य का मतलब हाफ करेंगे 12 का, तो 6, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 6 महीने का निकाल देंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए कि 1,00,000 अगर डेप्रिसिएशन रहा होगा 1 साल का, तो उसमें 6/12 कर देंगे, तो आपका ये हो गया एक पहले साल का डेप्रिसिएशन 50,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना। अगर तिथि नहीं बताई गई है, बोला गया वर्ष के मध्य में खरीदी गई है, तो आपको सीधे सीधे 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले साल निकालना है। और अगर डेट दिया गया, तो जिस भी दिन आपने मशीनरी खरीदी है, संपत्ति खरीदी है, उस दिन से जब पुस्तकें बंद होंगी, उस दिन के बीच की जो अवधि होगी उसको आप वार्षिक ह्रास में जो है वो मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो आपकी ह्रास की दर, मतलब ह्रास की राशि जो है वो सही सही निकल आएगी। ठीक है, तो ये था कि हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारा ह्रास है उसका लेखांकन कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ह्रास का लेखांकन है, यानी कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है, ये 2 विधियों से हो सकती है। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अभी दोनों विधियाँ क्या हैं, तो देखिए जैसे कि सबसे पहले है हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या है कि ह्रास की राशि सीधे संपत्ति खाते में अंतरित, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं ह्रास के लेखांकन की, उस कंडीशन में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो प्रत्येक वर्ष हम लोग निकालते हैं, उसे हम लोग सीधे संपत्ति, यानी कि जिस संपत्ति पे वो डेप्रिसिएशन लगा है उस संपत्ति में अंतरित कर देते हैं, यानी कि उस संपत्ति की राशि में से मतलब उस संपत्ति के में की जो वैल्यू है उसमें से वो ह्रास की राशि जो है वो कम हो जाती है, यानी कि माइनस कर दी जाती है, जिससे कि हमारी उस संपत्ति की वैल्यू डायरेक्ट कम हो जाती है। जैसे कि अगर 1,00,000 की संपत्ति है तो और ह्रास की राशि 10,000 प्रत्येक वर्ष हम लोग निकालें, तो वो जो 10,000 रुपये है वो उस 1,00,000 में से पहले साल 1,00,000 में से कम होगा, तो 1,00,000 में से कम होगा तो अब संपत्ति कितनी की होगी, 90,000 की। फिर 90,000 की होगी तो फिर अगले साल फिर 10,000 उसमें से और कम होगा, अब संपत्ति कितनी होगी, 80,000 की। यानी कि इसका इस ह्रास की राशि का सीधा असर किस पे पड़ रहा है, संपत्ति के मूल्य पर पड़ रहा है, संपत्ति के पुस्तक मूल्य पर पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ह्रास की राशि है वो सीधे सीधे हमारे संपत्ति खाते में से अपलिखित की जाती है। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या है, इसमें ह्रास की राशि ह्रास के लिए आयोजन खाते में अंतरित की जाती है, यानी कि इस विधि में क्या होता है कि ह्रास की राशि को सीधे संपत्ति खाते में से ना हटा करके क्या किया जाता है, एक उसके लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ह्रास के लिए आयोजन खाता, यानी कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रत्येक वर्ष ट्रांसफ़र किया जाता है, और लास्ट में जो अमाउंट डेप्रिसिएशन का टोटल हो जाता है, जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त होता है, तो फिर वो जो अमाउंट है, इस खाते का जो अमाउंट है वो हम लोग किसमें, उस एसेट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस एसेट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जर्नल एंट्री हम इन दोनों कंडीशन में कैसे करते हैं, तो हमें ये जो दोनों विधियाँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जर्नल प्रविष्टियाँ, यहाँ पर हमने जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस साइड की जो जर्नल एंट्री है वो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत है, और इस साइड की जो जर्नल एंट्री है वो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत की गई है। ठीक है,
ताकि हम इसलिए दोनों को साथ में लिखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि डिफरेंस आखिर में क्या है और कहाँ पर है। तो सबसे पहला तो होता है जब आप संपत्ति खरीदते हैं, तो सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन कब लगेगा, जब आपके पास संपत्ति होगी। और संपत्ति आपके पास कैसे आएगी, जब आप उसे खरीदेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होती है संपत्ति को खरीदने की, तो हो जाएगा संपत्ति का क्रय करने पर। तो जाहिर सी बात है, संपत्ति जब आप खरीद रहे हैं तो उस संपत्ति का नाम यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक या फिर वेंडर, यानी कि अगर आप उधार लिए हैं तो उसका उस व्यक्ति का नाम हम लोग लिखाएंगे। जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक कर सकते हैं। और यही एंट्री जो है वो अप्रत्यक्ष विधि में भी लागू होती है। इस ट्रांजैक्शन पे जो है वो इन दोनों विधियों का कोई खास असर नहीं पड़ता है। जो एंट्री हम लोग पहले से जानते हैं कि हाँ ये जनरल एंट्री होती है किसी भी संपत्ति खरीदने की, वही एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। दूसरा है प्रत्येक वर्ष के अंत में ह्रास का आयोजन करने पे। आपने संपत्ति खरीद ली, अब 1 साल बीत गया, वर्ष का जब अंत आया यानी कि जब पुस्तकें बंद करने की टाइम आई, उस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की राशि को अपलिखित करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर आप प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रत्यक्ष विधि में जो डेप्रिसिएशन की राशि है वो सीधे संपत्ति खाते में से अपलिखित की जाती है। तो इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में क्या है कि ह्रास की राशि को ह्रास के लिए आयोजन खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अंतर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा है प्रत्येक वर्ष के अंत में ह्रास की राशि लाभ हानि खाते में अंतरित करने पर, यानी कि जब हम लोग ह्रास की राशि का आयोजन कर लेते कि हाँ अब इतनी ह्रास की राशि हमें निकालनी है, अब उस ह्रास की राशि को आप कहाँ दिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि ह्रास जो है एक प्रकार का व्यय या फिर एक नॉर्मल हानि आप इसको मान सकते हैं, जिसे कि हमें लाभ हानि खाते में दिखाना होता है। जब हम लोग अपना अंतिम खाता तैयार करते हैं उस कंडीशन में इस व्यय को भी हमें अपने लाभ हानि खाते में दिखाना होगा। तो उस कंडीशन में एंट्री जो है वो दोनों ही विधियों में सेम होगी, क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम लोग क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, यानी कि उसमें दिखा देंगे। फिर चौथा है संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने पर। जब जैसे संपत्ति 10 वर्ष की थी, संपत्ति का जो अनुमानित जीवन काल था वो ये था 10 वर्ष का। उस कंडीशन में अगर आप प्रत्यक्ष विधि अपना रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो आप वहाँ पे उसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर आप अप्रत्यक्ष विधि अपना रहे हैं उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि को ह्रास के लिए आयोजन खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, और जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है उस कंडीशन में जो ये राशि है ह्रास के लिए आयोजन खाते की जो टोटल राशि है उसे संपत्ति खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि संपत्ति खाते से उसे अपलिखित किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो गया, मान लीजिए, ठीक है, संपत्ति खत्म हो गई या फिर संपत्ति का कुछ भी अवशिष्ट मूल्य जो है वो बचा है। अगर मान लीजिए संपत्ति का कुछ अवशिष्ट मूल्य बचा, जैसे 1 लाख की संपत्ति जो है वो अभी भी 10,000 की लगभग बची है, तो कभी कभी क्या किया जाता है कि उन्हें बेचा भी जाता है, संपत्ति को फिर से बाद में जैसे कबाड़ में ही मान लीजिए बेच रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर संपत्ति बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि अगर मशीनरी बेच रहे हैं तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे। दोनों ही कंडीशन में एंट्री सेम होगी। अब जब हम लोग अपना एसेट बेच रहे हैं उस कंडीशन में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है कुछ, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लेंगे, और अगर हानि हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कर देंगे। और ये तीनों ही एंट्री जो है वो दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में जो अंतर है वो सिर्फ 2 जगहों पर है। जब हम लोग ह्रास का आयोजन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर अप्रत्यक्ष विधि अपना रहे हैं तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और प्रत्यक्ष अपना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और लास्ट कब, जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो रहा है उस कंडीशन में अगर अप्रत्यक्ष विधि अपना है तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, उसे आपको एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर प्रत्यक्ष विधि अपना है तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये था कि ह्रास का लेखांकन यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए जो जर्नल एंट्रीज होती है वो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसे काफ़ी अच्छे से समझने के लिए हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए उन्हें भी हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में हम लोग काफ़ी अच्छे से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएँ।
तो देखिए जैसा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फर्म 1 अप्रैल 2024 को 20,000 की मशीन खरीदती है जिसकी स्थापना पर 1,000 रुपये व्यय हुए। मशीनरी का जीवन काल 3 वर्ष का है तथा फर्म अपनी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद करती है। निम्न परिस्थितियों में ह्रास का लेखांकन कीजिए। पहला परिस्थिति है प्रत्यक्ष विधि द्वारा और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने खुद से बनाया है ताकि आपको जो है वो दोनों ही जो विधियां हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएं कि उन दोनों ही कंडीशन में आपको जो जर्नल एंट्री अगर करनी हो तो वो किस तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही क्या कर रहे हैं कि 2 पार्ट्स में इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। हम जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ आपको बताते जा रहे हैं कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री होगी, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर दोनों फॉर्मेट मतलब 2 बार फॉर्मेट जर्नल का बनाना होगा। पहला जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि आप प्रत्यक्ष विधि अपना रहे हैं, उसके अंतर्गत फिर आप जर्नल एंट्री करेंगे। फिर दूसरी बार जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो वहाँ पर ऊपर जर्नल के ऊपर मेंशन करेंगे कि आप अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसके आधार पर जो है वो जर्नल एंट्री करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो इसलिए एक ही जगह पर दोनों को साथ में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री अभी आपने क्या देखी थी कि जब हम लोग मशीनरी यानी कि कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो सबसे पहले खरीदने की एंट्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेट डालेंगे 2024 और 25। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा, ये वाला पहला साल। तो 2024-25 का जो साल है उसमें यानी कि पहले वर्ष में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सबसे पहले अप्रैल 1 को एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी खरीदने की। तो एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम मान लीजिए कैश भी कर सकते हैं क्योंकि मशीनरी छोटे अमाउंट की है, 20,000 की है, तो आप कैश भी कर सकते हैं या फिर बैंक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री कर देंगे। कितने का, आपको हमने बताया था कि जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी ढुलाई और उसकी स्थापना व्यय उसमें ऐड हो जाती थी। इस वजह से हमारी मशीन 20,000 प्लस 1,000 स्थापना व्यय दोनों मिला के हमारी मशीन कितने की हो गई, 21,000 रुपये की। तो यहाँ पर हम लोग 21,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, तो यही सेम एंट्री जो है वो आपको यहाँ पर भी करनी है, इसलिए हम अलग से ये एंट्री नहीं कर रहे हैं, सेम एंट्री आपको यहाँ पर भी होगी। ठीक, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम लोग मशीनरी के खरीदने की एंट्री कर लिए। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इतना तो अब आपको आ चुका होगा। ठीक, दूसरा अब इसके बाद क्या होगा, अब कंपनी जो है 31 मार्च को अपनी पुस्तकें बंद करती है हर साल। तो अब 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी, तो अब क्या होगा, अब ईयर के लास्ट डे यानी कि लास्ट डे कौन सा आएगा, March 31। इस दिन क्या होगा, हम लोग ह्रास का आयोजन करेंगे यानी कि डेप्रिसिएशन को अपलिखित हमें करना है। तो कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष विधि अगर अपना रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये सीधे मशीन खाते में से अपलिखित होगी। और अगर अप्रत्यक्ष विधि अपना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो March 31 को ही यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री होगी। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो अमाउंट देखिए यहाँ पर 21,000 की हमारी संपत्ति है। बोला है कि जो मशीनरी का जीवन काल है वो 3 वर्ष का है, तो हम आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखाए थे, कैसे निकलेगा। अगर जीवन काल दिया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मशीनरी का मूल लागत मतलब संपत्ति का मूल लागत जो कि हो गया 21,000 रुपये अपॉन यहाँ पे 3 साल मशीन का जीवन काल है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया इसलिए अवशिष्ट मूल्य आप 0 मानेंगे। आप चाहें तो इसको -0 करके ऐसे दिखा सकते, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप 21,000 को 3 से डिवाइड डायरेक्ट करेंगे तो 1 साल का जो मशीन का यानी कि हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 7,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो ह्रास की राशि आएगी। ठीक है, तो ये आपको बाकायदा वर्किंग नोट करके जर्नल एंट्री करने के बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट जो है वो कैसे निकाला था। तो यहाँ पर 7,000 रुपये जो है वो हम लोग दिखा देंगे दोनों साइड में। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसी डेट पे फिर ये जो ह्रास की राशि है वो हम लोग लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी कितनी, वही 7,000 रुपये। और सेम एंट्री यहाँ पर भी वही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री। क्या बोला है, 3
वर्ष का जीवन काल है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं कितने वर्ष की एंट्री करना है, क्योंकि हम अपने से क्वेश्चन बनाए थे, तो आप ये मान लीजिए कि हमें 3 वर्ष के लिए एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये हो गई पहले साल की एंट्री। अब दूसरे साल में, तो दूसरा साल कौन सा आ जाएगा, 2025 से 2026। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी, सिंपल सा यही एंट्री, ये जो 2 एंट्री है ये बार बार रिपीट होगी। कब तक रिपीट होगी, जब तक कि मशीनरी का जीवन काल समाप्त नहीं होता, चाहे वो 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या 10 वर्ष का। तो 2025-26 में क्या करेंगे, अब अप्रैल 1 की एंट्री तो करेंगे नहीं, क्योंकि मशीनरी खरीद चुकी है। अब हम लोग सीधे लास्ट में जाएंगे, मार्च 31 पे। फिर से इस साल डेप्रिसिएशन का जो है वो प्रोविज़न करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेम एंट्री ये जो है वो रिपीट होती जाती है, अमाउंट भी रिपीट होगा, वही 7,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2025-26 में मार्च 31 पे यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इसमें भी वही एंट्री रिपीट होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना, वही 7,000 रुपये। ठीक, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस राशि को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, वही 7,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी सेम एंट्री 31 मार्च को क्या हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 7,000 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से दूसरे साल में भी हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकाला, मतलब डेप्रिसिएशन का आयोजन किया और उसको फिर हम लोग लाभान्वित खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। अब फिर आएगा तीसरा साल, तो तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 2026 से 2027। फिर यहाँ पे 31 मार्च को ही एंट्री होगी, सेम वही दोनों एंट्री फिर से आपकी रिपीट होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना, 7,000 यहाँ पर। और यहाँ पर भी सेम एंट्री जो है वो रिपीट होगी, मार्च 31 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, कितना, 7,000। फिर 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, जो पीएल में जो है ये राशि ट्रांसफ़र होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 7,000 रुपये। और यहाँ पर भी पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 7,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या तीनों साल की एंट्री कर ली। अब लास्ट में आपको हमने बताया था कि जब हम लोग अप्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं, तो जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त होता है, उस कंडीशन में जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल बैलेंस आएगा, उसे हम लोग इसमें संपत्ति के खाते में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जो कि प्रत्यक्ष विधि में हमें उसके लिए कुछ नहीं करना, प्रत्यक्ष विधि की जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई, सिर्फ इसी तरीके से एंट्री करनी है, जीवन काल समाप्त हो जाएगा तब तक। ठीक है, और लेकिन अप्रत्यक्ष विधि जब अपनाते हैं तो यहाँ पर एक एंट्री बढ़ेगी, क्या कि हम लोग को इसी डेट पे 31 मार्च को ही प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट करेंगे। यानी कि जो इस खाते का टोटल बैलेंस है उसे हम लोग को मशीनरी खाते में टोटल दिखा देना। वो टोटल कितना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7,000 पहले साल, फिर 7,000 दूसरे साल और फिर 7,000 तीसरे साल, यानी टोटल मिला के कितना हो गया, 21,000 रुपये। तो ये 21,000 रुपये टोटल जो है वो मशीनरी खाते में आपके दिखा दिए जाएंगे। जब कब दिखाए जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तभी आप दिखाएंगे, ये एंट्री तभी होगी जब मशीनरी का जीवन काल समाप्त हो जाएगा तब। और इस तरीके से जो है वो दोनों विधियों द्वारा जो है आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये पहले साल की आपकी एंट्री हो गई, ठीक, और ये आपकी दूसरे साल की एंट्री हो गई, और ये आपकी तीसरे साल की एंट्री हो गई। यहाँ पर नो एंट्री रहेगा, मतलब हम अभी लिख दे रहे हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो टोटल एंट्री है पूरी
वो कंप्लीट होती हैं। कभी कभी हमें बुक में क्वेश्चन में दिया रहता है कि मतलब कंपनी का जो संपत्ति उसका जीवन काल तो मान लीजिए 3 साल का है, तो बोला रहता है कभी कभी कि आप प्रथम वर्ष की जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो प्रथम वर्ष की जनरल प्रविष्टि अगर बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इतनी जनरल प्रविष्टि होगी। अगर बोलेगा 2 वर्षों की प्रविष्टि करनी तो 2 वर्षों की प्रविष्टि इतनी ही होगी, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम कहाँ पर ज़्यादा करना है, अगर संपत्ति का जीवन काल जब समाप्त हो रहा है उस टाइम तक आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला, चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, और आपने अप्रत्यक्ष विधि अपनाई है तो उस कंडीशन में बस एक ये लास्ट एंट्री बढ़ेगी। नहीं तो संपत्ति का जीवन काल अगर समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ आपको कुछ वर्षों की एंट्री करने के लिए बोला है, तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एंट्री होगी। क्या करना है आपको, पहले साल बस एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी, आपने मशीनरी मतलब संपत्ति खरीदी है और उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन को आपने पीएल में ट्रांसफ़र किया है, और यही 2 एंट्री जो है वो हर साल जो है वो रिपीट होती जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि दोनों ही विधियों के अंतर्गत अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उस कंडीशन में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। और अब इसके बाद जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि कभी कभी हमारे क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन में जो है वो हमें अकाउंट्स ओपन करने के लिए बोला जाता है। यानी कि ये तो जर्नल एंट्री हो गई, हमें लेज़र बनाने के लिए बोलता है। जैसे कि अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि अपना रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से खाते बनेंगे, एक तो आपका मशीनरी अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन और तीसरा पीएल। मेनली ये 3 खाते थे, इन तीनों में भी मेनली मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट इन्हीं ज़्यादातर बोला जाता है बनाने के लिए। बाकी कैश या बैंक अकाउंट और पीएल अकाउंट जो है वो अगर बोला है कि सभी खाते बनाइए तो उस कंडीशन में तो आपको चारों खाते बनाने पड़ेंगे। आपके 4 खाते हो गए, कैश या बैंक अकाउंट, पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन और मशीनरी। और या फिर अगर नाम लेकर के बोला है कि कौन कौन से खाते बना रहे हैं तो उन खातों को आपको बनाना पड़ेगा। और अगर अप्रत्यक्ष विधि अपना रहे तो उस कंडीशन में आपकी मशीनरी अकाउंट तो यानी कि जो संपत्ति खाता है वो तो बनता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और कैश या बैंक अकाउंट भी बनाना है तो वो भी बनेगा। तो इस तरीके से इन दोनों कंडीशन में 4 जो मेन खाते हैं वो बनते हैं, और बाकी जो है वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि हमें कौन से खाते बनाने हैं तो हमें उन खातों को बनाना होता है। साथ में ये कि जो क्वेश्चन है अगर उसमें कोई भी विधि का नाम नहीं दिया कि आपको प्रत्यक्ष विधि अपनानी है या अप्रत्यक्ष विधि अपनानी है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा मेथड जो है उसे माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, काफ़ी कुछ 2-4 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। तो वो इस वीडियो में पॉसिबल ना होने की वजह से हम लोग उसको अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो भी देखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।